नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। अब हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय और रुधिर के बारे में। परिचय: ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन आवश्यक है। अतः इन पदार्थों की कोशिकाओं तक से चलने हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक था। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए हैं। सरल प्राणी जैसे स्पंज व सीलनट्रेट बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। एक अन्य शरीर द्रव लसिका भी कुछ विशिष्ट तत्वों में परिवहन में सहायता करती है। रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव्य आधात्री यानी मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती है। प्लाज्मा प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। प्रद्रव्य में 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन तथा एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्ब्यूमिन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन जैसे Na+, Ca++, Mg++, HCO3- और Cl- इत्यादि भी पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन के अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना थक्का या स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। संगठित पदार्थ: लाल रुधिर कणिका यानी एरिथ्रोसाइट, श्वेताणु यानी ल्यूकोसाइट तथा पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं और ये रक्त के लगभग 45% भाग बनाता है। एरिथ्रोसाइट यानी रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं की संख्या में अधिक होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा बनाती हैं। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते हैं तथा इनकी आकृति उभयवतल यानी बाइकॉन्केव होती है। इनका लाल रक्त एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों के श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इनका विनाश प्लीहा यानी लाल रक्त कणिकाओं की कब्रिस्तान में होता है। ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं तथा इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं में अपेक्षा कम, औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। सामान्यतः ये कम समय तक जीवित रहती है। इनको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। ल्यूकोसाइट कणिकाणु यानी ग्रैन्युलोसाइट होते हैं और अकण कोशिका यानी एग्रैन्युलोसाइट होते हैं। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल व बेसोफिल
कणिकाणुओं के प्रकार है, जबकि लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट अकण कोशिका के प्रकार है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या सबसे अधिक लगभग 60 से 65% तथा बेसोफिल संख्या में सबसे कम लगभग 0.5 से लेकर 1% तक होती है। न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट 6 से 8% भक्षण कोशिका होती है, जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती है। बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन आदि का स्राव करती है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। इओसिनोफिल 2 से 3% होती है, इस संक्रमण से बचाव करती है तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है। लिम्फोसाइट 20 से 25% मुख्यतः 2 प्रकार की है, बी तथा टी। बी और टी दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से बनती है। रक्त में इनकी संख्या लगभग 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। प्लेटलेट कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है, जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने या स्कंदन में सहायक है। प्लेटलेट की संख्या में कमी के कारण स्कंदन में विकृति हो जाती है तथा शरीर से अधिक रक्त स्राव हो जाता है। रक्त समूह। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में विभिन्न होता है। रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया गया है। इसमें से 2 मुख्य समूह ABO तथा RH का उपयोग पूरे विश्व में होता है। ABO समूह। ABO समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर 2 एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर होता है। ये एंटीजन A और B है, जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में 2 प्रकार की प्राकृतिक एंटीबॉडी मिलते हैं। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। 4 रक्त समूहों A, B, AB और O में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हैं। रक्त समूह A में लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन A है, प्लाज्मा में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी एंटी B है और ये रक्तदाता समूह इनका A तथा O है। रक्त समूह B में लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन B है और एंटीबॉडी एंटी A है। इनका रक्तदाता समूह B और O है। रक्त समूह AB का लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन AB है और इसमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित है। इनका रक्तदाता समूह AB, A, B तथा O है। रक्त समूह A में लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन अनुपस्थित है और प्लाज्मा में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज एंटी A और एंटी B है। इनका रक्तदाता समूह O है। दाता एवं ग्राही के रक्त समूहों का रक्त चढ़ाने से पहले सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए, जिससे रक्त स्कंदन एवं RBC के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां न हो। उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि रक्त समूह O एक सर्वदाता है जो सभी समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है। रक्त समूह AB सर्व अदाता है जो सभी प्रकार के रक्त समूह से रक्त ले सकता है। RH समूह। ये अन्य प्रतिजन या एंटीजन RH है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है तथा यह RH एंटीजन रेसिस बंधन में पाए जाने वाला एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्ति को जिसमें RH एंटीजन होता है उसको RH सहित यानी RH पॉजिटिव और जिसमें नहीं होता उसे RH हीन यानी RH नेगेटिव कहते हैं। यदि RH रहित के व्यक्ति के रक्त को RH सहित पॉजिटिव के साथ मिलाया जाए तो व्यक्ति में RH प्रतिजन RH नेगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है। अतः रक्त आदान प्रदान के पहले RH समूह को मिलाना भी आवश्यक है। एक विशेष प्रकार की RH अयोग्यता
को एक गर्भवती माता एवं उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण के RH पॉजिटिव के बीच पाई जाती है। अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का RH एंटीजन सकभरता में माता के RH नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता का RH नेगेटिव रक्त से शिशु की RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में माता का रक्त में RH प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। ये प्रतिरोध में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। यदि परवर्ती गर्भावस्था होती है तो रक्त से RH नेगेटिव के भ्रूण के रक्त RH पॉजिटिव में RH प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है और इससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो सकती है। यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकती है या उसे रक्त अल्पता और पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद RH प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। रक्त स्कंदन यानी रक्त का जमाव किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। आपने किसी चोट, घात या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल एवं भूरे रंग की झाग सा अवश्य देखा होगा। यह रक्त का स्कंदन या थक्का है जो मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। इस जाल में मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं। फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजेन से बनती है। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइमी प्रतिक्रिया की श्रृंखला से बनता है। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है, जिनसे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं जो स्कंदन को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया में कैल्शियम आयन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय और रुधिर के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लसिका, परिसंचरण पथ, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव परिसंचरण पथ और हृदय चक्र के बारे में। धन्यवाद।